Hello and welcome again to Pathfinder, our current affair. ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में काफ़ी सारे कवर किए हैं। इस लेक्चर्स आपको बॉक्स में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज आपको सेशन इंपॉर्टेंट सेशन अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस प्राप्त हो जाता है। कल शाम को 5 बजे और 6 बजे आपके रहेंगे स्ट्रैटेजी सेशंस हैं। यहाँ पे हम आप के इसी तरह के अपडेट्स के लिए पाथफाइंडर को आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी की तरफ से अनाउंस किया गया है मेंस प्रोग्राम। तो यहाँ पे जो QR कोड है इसको स्कैन करके आप अपना 1 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप मिलेगी विद टॉप एजुकेटर्स। आंसर राइटिंग प्रोग्राम के इनिशिएटिव भी। इसके अलावा अनअकैडमी अपने सब्सक्रिप्शन पे 2 साल या उससे ऊपर का आपको CSE एश्योर देता है। इसका मतलब है इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब चीज़ें अनअकैडमी पे आपको पूरी तैयारी का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको जी ऑप्शनल फीस जो है उसकी हाइक का अलर्ट है। और ये जो है तक आपकी इनकी प्राइस हाइक। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, कोड RB लाइट। बैड बैंक चर्चा में रहा। ये बैड बैंक क्या होता है इसे हम कोई भी जो बैंक होता है वो अपना प्रॉफिट कैसे, लोगों ने जो डिपॉजिट किया है उस पर कम रहेगी। बैंक जो लोन देता है, एडवांस देता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से बैंक अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कई बार क्या होता है, किसी को भी मान लीजिए किसी फर्म को लोन दिया हुआ है, तो लोन नहीं चुका पाती है, डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो ये पैसा है लॉस हो जाता है। हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट या फिर हम बैड लोन भी इसे कह देते हैं। यहाँ पे जो बैड लोन या NPA है, इसकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो सरकार ने यहाँ पे देखा कि क्यों ना यहाँ पे बैंक थोड़ा सा मतलब फ्री करने के हिसाब से जो बैड लोन अलग से इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, और इसे नाम दिया गया बैड बैंक। भारत सरकार की तरफ से पहला बैड बैंक यहाँ पे अनाउंस किया गया है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, किस तरीके से ये काम करेगा, टॉपिक्स हैं जो आपको जानना है। तो इसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे दो जो एंटिटीज़ हैं वो काम करेगी। फर्स्ट है NARCL, सेकेंड RCL। NARCL विच इज़ नेशनल असेट रिकन, ये क्या करेगी, ये जो बैंक है मान लीजिए 100 करोड़ का बैड लोन, तो इसने क्या किया, परचेज बैड लोन इसने खरीद लिया है। अब यहाँ पे इस बैड लोन को कौन मतलब रिकवर करेगा, या इस यहाँ पे जो असेट्स हैं फाइन उनको के लिए IDRCL रिस्पॉन्सिबल इंडियन डेट रिजर्व। ये जो भी स्ट्रेस असेट है उसको बेचेगी यहाँ पे, और कितना रिकवर कर सकते हैं मार्केट में वो डिपेंड। तो इस तरीके से हमने देखा बैड बैंक में 2 एंटिटीज़ हैं। NARCL बैड लोन को खरीदेगी, तो प्रोसेस करना वहाँ से इंडिया कंपनी। इंडिया का जो न्यू बैड बैंक है इसकी स्ट्रक्चर क्या हो गया, NARCL IDRCL, हम ध्यान रखना जरूर। गवर्नमेंट ने कहा है ये 2 लाख करोड़ तक के जो स्ट्रेस एसेट हैं उनको यहाँ पे परचेज कर रहे हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर। और किस तरीके से इसको रखा गया, देखिए NARCL जो है इसकी ऑनरशिप % पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ रखी, को क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे मतलब एक्सपर्ट्स जो हैं इकोनॉमिक कह रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के NARCL की हमें ऑनरशिप लेनी पड़ी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है लाया जा सके कि जो प्रीवियस मैकेनिज्म थी वहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक का पार्टिसिपेशन था बिकॉज ऑफ द फियर्स की। और NARCL है, और NARCL जितना भी बैड लोन ले रही है, मान लीजिए 100 करोड़ का बैड लोन कहीं, और इसके अंदर क्या करेंगे 15% ऑफ एग्रीड प्राइस तो कैश में दें। लेट अस से कि 15 करोड़ तो आपको कैश में है, बचा हुआ जो 85% है जहाँ के लिए आप देंगे बैंक को ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसिप्ट। ये जो ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसिप्ट हैं उनको आप जो है मार्केट में सकते हैं, हो सकती है। जहाँ पे बैंक के पहले 100 करोड़ रुपए पूरे रुक गए थे, अब क्या हो रहा है, बैंक को एक तो ये कैश अमाउंट मिल रहा है, फिर जब तक पूरा पैसा रिकवर नहीं हो जाता है, क्योंकि ये टाइम लगेगा इसमें,
तब तक के लिए आपको ट्रेडेबल सिक्योरिटी रिसिप्ट्स यहाँ पे दी गई। ये एक फ़ायदा है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी या ट्रेडेबिलिटी आप कह सकते हैं, ट्रेडेबिलिटी कह सकते हैं, कैसे इंप्रूव होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहाँ पे गारंटी दें। इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये जो NARCL IDRCL वाला बैड बैंक है, तो NARCL ने यहाँ पे परचेज किया SB। अब ये 100 करोड़ में से पूरा रिकवर नहीं कर पाता है। मान लीजिए 80 करोड़ का ही रिकवर किया, 20 करोड़ का इसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो फिर किस तरीके से चीज़ें आगे चलेगी, है ना। ये सबसे बड़ा एक यहाँ पे वो था, फियर था लोगों में, किस तरह से ये वर्क करेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम यहाँ पे गारंटी आपको दे रहे हैं, लगभग 30,000 करोड़ की गारंटी। ये गारंटी क्या काम करेगी, जब यहाँ पे आपको शॉर्ट होगा, जैसे 20 का यहाँ पे शॉर्ट हो गया, तो इस गारंटी को आप इन्वोक कर सकते हो, गवर्नमेंट की दे दिया जाएगा। इसी वजह से ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट हैं जो बैड बैंक द्वारा इशू की जाएंगी और बैंकों को की लिक्विडिटी और ट्रेडेबिलिटी, ऑथेंटिसिटी भी कह सकते हैं, वो बढ़ जाती है, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जो सिक्योरिटी रिसिप्ट हैं ये बैंकों को मिल रही है, उनको एक अमाउंट है, ये उनको कैश में मिल जा रहा है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। जहाँ पे पहले आपका पूरा लॉस था 100 करोड़ का, अब उसके चांसेस बढ़ गए हैं, आपका हेडक हट गया है, वो टॉक्सिक असेट्स जो थे वो आपकी बैलेंस शीट से हट गए। NPA के रिजोल्यूशन के लिए एक अलग से आपने एंटिटी बैड बैंक जो यहाँ पे वर्क करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, ये भी बैंकिंग से रिलेटेड है, ये है ईज फॉर इनिशिएटिव। ईज इनिशिएटिव क्या होता है, क्या क्या इसकी वाले की स्कीम्स यहाँ, ये कुछ चीज़। पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं यहाँ पे ऑनरशिप गवर्नमेंट के, तो उनके अंदर गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे एक इनिशिएटिव लाया गया, जिसको एनहांस्ड एक्सेस सर्विस एक्ट। इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी 2018 के अंदर, फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था। और प्रयास यही था कि जो बैंकिंग है पब्लिक सेक्टर में, जो सिंपल बनाया जाए, रेस्पॉन्सिव बनाया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए, और इसी उद्देश्य के साथ ईज इनिशिएटिव को लॉन्च किया। यहाँ पे है ईज द कॉमन रिफॉर्म एजेंडा फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे पहले ये ध्यान रखने के लिए है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहा है क्लीन एंड स्मार्ट बैंकिंग को, और इट वाज कमीशन। मेजर अगर हम थीम देखें तो ये जो है इसकी रेस्पॉन्स बैंकिंग, क्रेडिट ऑफ टैग, मतलब आगे कितना पैसा आ रहा है, जब मित्रा MSME, फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना, और आउटकम को इंश्योर, गवर्नेंस। जो रिफॉर्म एजेंडा है इसके लिए एक अलग से आपने रिफॉर्म इंडेक्स बना रखा है, और इसके इंडिकेटर से आपको ध्यान, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप किया, ओवरऑल ध्यान रख लीजिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह है। लेकिन यहाँ पे आपको थीम याद रखनी है, कौन कौन सी थीम, स्मार्ट लैंडिंग हो, टेक अनेबल्ड बैंकिंग हो गया, इम्प्रूवमेंट इन द बेसलाइन एटसेट्राइज, प्रूडेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल गवर्नेंस, थोड़ा ध्यान रखना। जहाँ तक ईज फॉर इनिशिएटिव की बात है, ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो बैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने की चर्चा करता है। और यहाँ पे जो आप समराइज, स्मार्ट लैंडिंग, तो जिनको पैसे की ज़रूरत है वो घर बैठे आसानी से उनको लोन मिल सके, चर्चा हो रही है। सेम चीज़ फाइनेंसिंग अप्लाई करना चाहिए। एग्रीकल्चर बड़ा इजी, एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स हैं, ठीक है, आप डेटा एक्सचेंज दे सकते हैं। यहाँ पे और जो भी मिशन हो माध्यम से कोलाबरेटिंग विद फाइनेंशियल, की इनिशिएटिव है ईज फॉर रिफॉर्म के अंदर, पॉइंट्स यहाँ स्कीम्स आपको ध्यान। ये एक स्कीम है जो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है जब से इसको लॉन्च किया गया है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीज। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीज ये क्या है, देखिए कोरोना के अंदर कोविड-19 कि किस तरीके से जो है MSME सेक्टर, माइक्रो स्मॉल प्राइसेस होती इस तरह से होती हैं। ये इसका रिवाइज्ड क्राइटेरिया 2020 में भारत अभियान, याद रखिए। मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का पहले अलग अलग होता था, अब ये एक ही कर दिया, बेसिस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको ये ध्यान। अब इस स्कीम में क्या है, MSME सेक्टर को सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कोविड-19 में, के पास में छोटे लेवल पे ये वर्क कर रहे हैं, इतनी कैपिटल का एक्सेस बड़ा डिफिकल्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि जो ऐसी MSMEs हैं
उन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है, तो उसको आप जो है क्रेडिट फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करनी है। इसके लिए जो गारंटी है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन लेना चाहते हैं तो हम सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कोलेट्रल गिरवी रख। तो इस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो इमरजेंसी लाइन गारंटी अंतर्गत लाख करोड़ की बात थी, फिर 4.5 लाख करोड़, अभी इसको बढ़ा के इस बजट में बढ़ा के आपने क्या किया, 5 लाख करोड़। गवर्नमेंट कह रही है 5 लाख करोड़ तक की ये जो है आपको फाइन गारंटी प्रोवाइड की जाएगी। और 100% गारंटी कवरेज इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द नेशनल गारंटी फॉर एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू 4.5 लाख। 4.5 अभी 5 लाख करोड़, तो बजट था 2022-23 के अंदर इसको बढ़ा के 5 लाख एलिजिबल एसएम फाइन। यहाँ पे इतने लाख करोड़ तक का एक्सेस, मतलब इतना पैसा आपको देना दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई लोन डिफॉल्ट करता है तो गवर्नमेंट वहाँ करेगी। ये शुरू में तो चर्चा में थी ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, और फिर बाद में जब बढ़ाई गई, अभी इसलिए चर्चा में, एक तो इस प्रेजेंट जो बजट है इसकी लिमिट। सेकेंड रीज़न ये है कि एसबीआई की एक रिपोर्ट आई और रिसेंट देखेंगे आप, जनवरी 2022 की, इसमें इसने कहा कि ये जो स्कीम की वजह से लगभग 13.5 लाख कंपनियां बंद होने, लगभग 1.5 करोड़ लोगों के जॉब्स, यहाँ पे रोजगार बच गए। वाई? बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। यहाँ पे जो पैसा दिया गया उसकी वजह से यहाँ सर्वाइव कर पाई, सर्वाइव कर बंद नहीं हुई इसको, और अपना जो है वापस से अब उन्होंने रिकवर किया या फिर आपको ध्यान रखना है। बाकी ये इसकी डिटेलिंग है, कहाँ कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट, जॉब सेव किए गए हैं, माइक्रो एंटरप्राइज किए गए हैं। ये मेजर बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी गुजरात, महाराष्ट्र, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है। किसान रेल हालांकि चर्चा में रही है, इसके अंदर किसान रेल में केवल एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी सारी किसान रेल चल गई। किसान रेल का कॉन्सेप्ट ये है कि इस तरह के एरियाज़ हैं अवेलेबल, वहाँ पे जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स कोई भी जो पेरिशेबल हैं जैसे दूध वगैरह हो गया, वो अगर समय पे मार्केट तक नहीं पहुँच पाते तो वो ख़राब हो जाता है। और दूसरी जगह पे उनकी डिमांड ज़्यादा है, एक जगह तो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, दूसरी डिमांड ज़्यादा है, वो मीट नहीं हो प्राइसेस। सरकार ने कहा क्यों ना यहाँ पे फार्मर्स को बेनिफिट दें, ट्रेन चलाएं इसके अंदर कोल्ड सप्लाई, ये जो कोल्ड स्टोरेज है व्यवस्था रहे, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, रेफ्रिजरेटेड कोचेज़ यहाँ पे चलाए गए किसान रेल के अंदर। इसमें क्या होगा, जो पेरिशेबल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, मार्केट तक पहुँच सकते हैं, तो कंज्यूमर को भी फ़ायदा है और यहाँ पे फार्मर्स को भी बेनिफिट। फर्स्ट जो किसान रेल चलाई गई, ये चलाई गई देवलाली इन महाराष्ट्र, दानापुर इन, ये याद रखिएगा। और रेल है तो इंडियन जो इंडियन रेलवेज, सिमिलर कॉन्सेप्ट कृषि उड़ान का ये लाया गया, तो उड़ान के अंदर यहाँ पे सिविल, यहाँ पे क्या होगा, जो भी नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ हैं या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे अगेन जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि उनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। काफ़ी सारा प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन उनको अच्छा रिटर्न वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, या फिर समय पे मार्केट में प्रोडक्ट नहीं पहुँच पा रहा है तो वो ख़राब हो रहा है, कृषि उड़ान के माध्यम से किया जा रहा है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को देखते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड का क्या मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब होता है बोरोइंग, बोरोइंग सरकार ने यहाँ पे, सरकार क्या करेगी, उस बॉन्ड के माध्यम से उधार लेगी, बोरो करेगी। तो अभी तक क्या होता था, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है, गवर्नमेंट द्वारा इशू किए, वो हम सॉवरन बॉन्ड भी कहते हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट्स हैं के बिहाफ पे आरबीआई यहाँ पे। तो अभी तक ये था कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं केवल यही इसमें जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे आप देखोगे बड़े बैंक हो गए, तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या है, बड़े लेवल पे गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आम आदमी को भी दिया जाए, रिटेल इन्वेस्टर को। इसी उद्देश्य के साथ ये आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या होगा, अब आम आदमी, चाहे वो सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू हो रही है मतलब प्राइमरी मार्केट में, या फिर उस सिक्योरिटी में खरीद फरोख्त है सेकेंडरी, उसमें आम आदमी भी अब इन्वेस्ट कर सकता है। इसके माध्यम से करेगा, क्या करना होगा,
आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर आपको एक जो है ये अकाउंट ओपन करना होगा, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आपको आरबीआई के साथ ओपन करना होगा। और ये अकाउंट जब आप ओपन करते हैं तो फिर आप इनमें ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, NDSOM ये क्या है? ये है निगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट ऑर्डर मैचिंग, तो का फुल फॉर्म। ये होता क्या है, जैसे हम शेयर मार्केट के करते हैं, हम ऑर्डर दिया मिल जाते हैं ना, तो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम अगर आप इस लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो अगर रिटेल लेवल पे अगर इन्वेस्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट, ऑर्डर मैचिंग बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना वो पार्टिसिपेट। तो इससे एक तरह से मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉनिक जो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम हम कह रहे हैं, निगोशिएटेड डीलिंग सेगमेंट ऑर्डर मैचिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करने का ऑर्डर सुविधा। नेक्स्ट हम आते हैं स्पेस एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग दो एंटिटी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत अभियान से गवर्नमेंट आ रही है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत तेज़ी से और किया जाए, ताकि देखिए इंडिया के अंदर इसरो जैसा वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, इसका रिसर्च, लेकिन हमारा जो ग्लोबल लेवल पे जो स्पेस इंडस्ट्री है, स्पेस इंडस्ट्री हमारा पार्टिसिपेशन मात्र 3%। गवर्नमेंट यहाँ चाहती है कि क्यों ना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन पाएँ, और उसी के लिए एक इन स्पेस करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसका ध्यान रखिएगा है। और ये क्या करेगा, यहाँ पे ये काम करेगा टू प्रोवाइड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन और करने सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट हो गया, कैश इंटेंस, ठीक है, पार्टनर करेगा उनको साइंस एंड एस्टेब्लिश द टेम्पररी फैसिलिटी डिपार्टमेंट ऑफ सर्विसेज, ये सारी सुविधा, ताकि प्राइवेट सपोर्ट को, प्राइवेट सेक्टर को एक तरह का सपोर्ट यहाँ पे दिया जा सके। इसी से मिलता जुलता एक NSIL है, NSIL थोड़ा अलग है, ये 2019 का है। ये एक तरह से आप कह सकते हो कमर्शियल आर्म है इसरो की, इसरो की कमर्शियल आर्म है। और जो भी इसरो के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ट्रांसफ़र हो, फ्लाइट लॉन्च हो, के लिए पूरा इसको डील करना, जो कस्टमर हैं उनसे, तो जिस तरह से अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष अभी भी एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर इन सारा फंक्शन के लिए है। तो NSIL टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जैसे स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ट्रांसफ़र करना, उसके लिए लाइसेंस सारा काम, मैन्युफैक्चरिंग का एसेट, ये सारे काम दोनों इंस्टीट्यूशन को याद रखिए। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड हॉल मार्किंग, ये काफ़ी न्यूज़, बहुत ही कॉमन, ध्यान रखिए। हॉल मार्किंग क्या होती है, कौन कौन से मेटल्स की होती है, यहाँ पे इन्वॉल्व है, कैसे हम गोल्ड की प्योरिटी को देख, सब चीज़ें। देखिए, इस पे आने से पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है गोल्ड और सिल्वर, तो हॉल मार्किंग होगी, ये क्या बताती है, BIS यहाँ पे ये करता है, और गोल्ड और सिल्वर ये दो मेटल हॉल मार्किंग क्या बताएंगे, इनकी प्योरिटी बताएंगे, जो मेटल है इसकी प्योरिटी कितनी पर्टिकुलर ज्वेलरी के अंदर। तो गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी है तो के लिए आपकी हॉल मार्किंग है, फाइन। और में प्योरिटी ऑफ गोल्ड थोड़ा देख लीजिए, जैसे 24 कैरेट होता है, हम कहते हैं प्योर गोल्ड, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 24 कैरेट 91। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इन 1000 ग्राम या जो भी है 916 यहाँ प्योरिटी है, तो मल्टीप्लाई करके आप प्योरिटी निकाल सकते हो। या इसी तरह से अगर आपसे 20 कैरेट की पूछ, ध्यान रखना, ऐसा भी कर सकते हो कि 24 कैरेट क्या होता है, 100%। तो अगर 22 कैरेट पूछ रहा है तो 1/24 के अंदर इस तरह से करके आप वो कैरेट वाली, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डीप में, तो दिस इज़ द आइडिया हियर। अल्फ़ा न्यूमेरिक आपके रहते हैं, इट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, तो हर ज्वेलरी के लिए रहेगा, BIS का स्टैंडर्ड मार्क होता है, और प्योरिटी। नेक्स्ट आते हैं नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, और इसके अंदर क्या हो रहा है कि सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, वो व्हीकल 20 साल से पुराना है,
और अगर आपके पास कमर्शियल व्हीकल है, वो अगर 15 साल से पुराना हो, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए, मतलब रोड पे चलाने के लिए आपको एक फ़िटनेस टेस्ट उस व्हीकल का करवाना पड़ेगा। उस व्हीकल का फ़िटनेस टेस्ट करवाना पड़ेगा और तभी आप उसको वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उसका फ़िटनेस टेस्ट करवाने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, जैसे अप टू 40,000 है, तो उस केस में लोग क्या करेंगे, इतना पैसा खर्चा करने की वजह। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है इस पॉलिसी को लाने का? पॉलिसी को लाने का ऑब्जेक्टिव ये है, जो पुराने व्हीकल हैं उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर उसकी वजह से एक्सीडेंट के जो है वो चांसेस जो बढ़ रहे हैं, सेफ्टी का भी एक पर्पस है। इन सब पर्पस को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल है, जिसमें पुराने व्हीकल हैं, अगर लोग स्क्रैप करना चाह रहे हैं तो साइंटिफिक वे के स्क्रैप और किया जा सकता है। अनफिट व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा साइंटिफिक मैनर में, उनको स्क्रैप, ठीक है। अगर आप स्क्रैप के लिए इस तरह से जा रहे हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट, इंसेंटिव भी आपको दिए, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसकी वजह से उस सर्टिफिकेट के अंदर विल नॉट हैव टू पे एनी मनी फॉर रजिस्टर परचेज ऑफ व्हीकल के वो देना इज द थिंग। जहाँ तक इसकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो अलंग एक जगह है गुजरात के अंदर, अलंग ये, यहाँ पे ऑलरेडी एशिया का लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग और स्क्रैपिंग यार्ड है। जो पुराने जो खराब शिप होते हैं, साइकिल यहाँ पे रहता है, स्क्रैपिंग यार्ड यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्यों ना अलंग के अंदर ही स्क्रैप यार्ड भी बना, तो एक नई तरह की जो इकोनॉमी डेवलप होगी, किया जा रहा है सर्कुलर इकोनॉमी। अगर आप प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट देखते हैं और ये जो स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर, कि हम जो है ये सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी से क्या मतलब है, थोड़ा सा ध्यान कि हालांकि 2 साल पहले का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें भी डिटेल में मेंशन, लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या होता है इतना आप ध्यान रख सकते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द वेस्ट का मिनिमाइज। और सर्कुलर इकोनॉमी में आप क्या करेंगे, वेस्ट है उसको रिड्यूस करने की बात करेंगे। जो भी कंपोनेंट है अगर उनको रीयूज किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, बेसिस पे हमारी सर्कुलर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है मॉडल टीनेंसी एक्ट, और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। किराएदारी मॉडल किराएदारी कानून है जो सेंट्रल का है, हालांकि इस पे ये डिपेंड करता है कि अडॉप्ट करें, लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छे प्रोविजंस हैं। मीन्स के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस पर देख लेते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है, काफ़ी सारे हाउसेज यहाँ पे वैकेंट पड़े हैं और सिर्फ लोगों के पास घरों की छत है, उनको बहुत ज़्यादा रेंट देना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं हाउस बने हुए हैं लेकिन खाली पड़े हैं, क्यों ऐसा आ रहा है? तो इन्होंने ये स्टडी की और पाया कि लोग है ना इसके अंदर पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो मैटर चलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए मॉडल टी लाया गया। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, देखिए इसके अंदर ये जो एक्ट तो अप्रूव कर दिया गया। गवर्नमेंट कह रही है कि हम यहाँ पे आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसका टाइमली रिड्रेसल करवाएंगे। इसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इंश्योर किया गया, शिकायत निवारण प्रणाली बनाई। रेंट अथॉरिटी है जो रेंट रिलेटेड डिस्प्यूट यहाँ पे जाती है, कोर्ट इज द रेंट ट्रिब्यूनल टू प्रोवाइड फास्ट ट्रैक रिजोल्यूशन ऑफ। अगर आपके बीच में किराएदार या मकान मालिक के बीच तो वो विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। लोगों की सबसे बड़ी परेशानी तो ये हट गई कि इसके अंदर अगर कोई भी कानूनी विवाद होता है तो उसका समय पे निपटारा हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पे फैसिलिटी दी गई, गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोई भी अगर आप किराया दे रहे हो, किराया ले रहा है, बिना रिटर्न एग्रीमेंट के ये नहीं, बिना रिटर्न एग्रीमेंट के नहीं आप रिटर्न। और हम उसमें ये नहीं कह रहे कि आपको हमने प्राइस फिक्स कर दी, इतना ही किराया ले सकते आप। किराएदार और मकान वाले के बीच की बात है, उनमें जो साइड होता है उससे आप जा सकते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है, मॉनेटरी सीलिंग नहीं है, किराए के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको एक एग्रीमेंट यहाँ पे रिटर्न में साइन करना। फिर है कि टीनेंट विल कंटिन्यू टू पे द रेंट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो किराएदार को वो रेंट दे। सब लेटिंग इज़ नॉट अलाउड। मान लीजिए किसी मकान मालिक ने किराएदार को दे रखा है और किराएदार ने भी किसी दूसरे किराएदार को रखा है, सब लेटिंग ऑफ प्रीमाइस अलाउ नहीं है। सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेंगे अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, 2 महीने से ज़्यादा का नहीं। और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 1 मंथ का रेंट एडवांस आपका रहेगा। प्रीमाइसेस के मिसयूज़ के अंदर भी आपके प्रोविजंस। और अगर टेनेंट किराएदार खाली करने से मना करता है तो आप किराए को डबल कर सकते हैं, 4 गुना कर, इस तरह से आपकी
फोर्स मेजर मतलब है कि कोई भी इस तरह से कोई भी हज़ार्ड डिज़ास्टरस इवेंट हो जाती है जैसे तो वहाँ पे थोड़ी सी रियायतें देने की बात। कौन कौन सा काम कौन करवाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि किराएदार और मकान मालिक के बीच छोटी मोटी को लेके ज़्यादा करवाएगा। अगर स्विच ख़राब हो गया, डोर का हैंडल ख़राब हो गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंश्योर की है। ये कह रहे हैं जो रेगुलर यूज़ में आ रही हैं, जैसे ड्रेन क्लीनिंग हो गया है ना, स्विच सॉकेट रिपेयर हो गए, विंडो डोर्स के हैंडल, किराएदार के लिए रेस्पॉन्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से हैं बड़ी चीज़ें के लिए। स्ट्रक्चरल जो रिपेयर्स हैं वो लैंडलॉर्ड यहाँ पे कराएगा। हॉल हो गया, वाइट वाश, सारी इलेक्ट्रिक, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इसको यहाँ पे बनाया है। और किस तरीके से हेल्प करेगा ये आप देख ही रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स माइग्रेंट्स हैं उनको ज़्यादा हाउसेज अवेलेबल होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ अवेलेबल हाउसेज अगर बढ़ जाते हैं, कोई भी विवाद की स्थिति होती है तो दोनों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो एक्ट है ये कवर कर रहा है अर्बन और रूरल एरिया दोनों को यहाँ पे कवर कर रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये कवर नहीं कर रहा है नॉट फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो आपके हाउस हैं उनको कवर नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप किराया दे रहे हो या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आप अगर किराया पे ले रहे हो तो वो चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना प्रॉब्लम्स के इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर सेशन। आपको यहाँ सीरीज के लेक्चर हैं वो आप रहेंगे। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं जो आपको देता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन फॉर योर कंप्लीट प्रिपरेशन। मतलब है जीएस, सेट और ऑप्शनल सभी आपको एक ही जगह पे प्राप्त हो जाते हैं बहुत ही नॉमिनल फीस के। नाउ यू डू नॉट नीड टू शिफ्ट इन द बिग सिटी, देयर इज़ नो कंपल्शन लैक्स ऑफ खर्चा कर, बहुत ही नॉमिनल रीजनेबल फीस के साथ आपको सारी ये चीज़ जाती हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं ऑन हियर, और वहाँ पे जैसे आपने 1 साल का चूज़ किया है या 2 साल का है, यूज़ द कोड RB Live टू गेट मैक्सिमम एप्लीकेबल। और इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी यहाँ आता है अगर आप RB Live यूज़ कर रहे हैं। आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हैं, आइकॉनिक का फीस आइकॉनिक में आपको बेनिफिट्स रहते हैं लाइव मेंट। और अभी आइकॉनिक में आपको ये प्रैक्टिस बुकलेट मिल रही है, चैप्टर वाइज MC, और 7,500 की ये बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। इसकी लास्ट डेट है ये बुक वाली। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो केवल ऑप्शनल के लिए अलग प्लान हैं। और डेफिनेटली अभी आपके नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, कल से ही जा रहा है, आप अपना कर सकते हैं। ऑप्शनल काफ़ी सारे नए लॉन्च हो रहे हैं, तो आपकी यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी पॉपुलर ऑप्शनल है यहाँ पे अवेलेबल। डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटी स्टार्ट की गई, और यहाँ पे आपको रियल टाइम डाउट के लिए आप बेनिफिट यहाँ पे आ सकते हैं। पाथ फाइंडर की करंट अफेयर टेस्ट सैटरडे 5 बजे रहती है। इसके अलावा इस संडे को मतलब 29 मई को सुबह 11 बजे आपका गेमिफाइड रहेगा, और इसके अंदर करंट अफेयर बेस्ड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी क्लासेस हैं, कल आपकी जो फ्री क्लास हो रही है के अंदर पार्टिसिपेट, स्ट्रैटेजी सेशंस वो रहेंगे, लिंक कमेंट बॉक्स में फॉर दोज। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर।